तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन रिवीजन की सीरीज के अंदर अगला वीडियो लेते हैं एनिमल फिजियोलॉजी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। देखो, एक क्रिया होती है बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जिसके दो भाग हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। नाम से पता चल रहा है कैटाबॉलिज्म का मतलब कटना, मतलब बड़े चीजों से छोटी चीज बनना। प्रोटीन से अमीनो एसिड बना, कैटाबॉलिज्म। स्टार्च से ग्लूकोज बना, कैटाबॉलिज्म। लिपिड से फैटी एसिड बने, ग्लाइकोजन बना, ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड मिलकर वापस प्रोटीन बनाएंगे, एनाबॉलिज्म। ग्लूकोज मिलकर, गैलेक्टोज मिलकर स्टार्च वगैरह या पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, ये एनाबॉलिज्म। एक्सक्रीशन है, उसके अंदर प्रोटीन है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। जो प्रोटीन से इन सब का निर्माण होता है, उनको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकालना है। कार्बोहाइड्रेट के एक्सक्रीशन प्रोडक्ट हैं CO2, हीमोग्लोबिन टूटने से बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन है, बाइल पिगमेंट है। तो यहाँ पर अपन जो ये वाला पढ़ेंगे, यूरिया, अमोनिया वाला। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के हिसाब से तीन प्रकार के एनिमल सबको पता है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनोटेलिक। जिनका यूरिया, यूरियोटेलिक। और जिनका यूरिक एसिड, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। जलीय जीव वगैरह हैं, वो ज़्यादातर अमोनिया सीक्रेट करते हैं और यूरिया सीक्रेट करने वाले जीव हैं। एक बार आप पढ़ लोगे इनको। अब देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 100 ml मूत्र में 2 ग्राम यूरिया, 1 ग्राम यूरिया में लगभग 50 ml पानी की नीडेड आवश्यकता होती है। पानी के अमाउंट के हिसाब से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक हो गया। 1 ग्राम यूरिक एसिड बराबर 100 ml जल की आवश्यकता होती है। रेप्टाइल, एविर और इंसेक्ट और स्नेल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। मकड़ी, कबूतर और कुत्ते के अंदर कुछ अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ग्वानिन है, जेंथिन है, एलेंटोइस है, प्रकार का दे रखा है। नवजात शिशु, गर्भवती महिला, स्तनपान महिला में ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाले में आपके क्रिएटिन है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और अधिक परिश्रम करने वालों के अंदर क्रिएटिनिन भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बाद में उत्सर्जी अंग क्या क्या हो सकते हैं? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली होती है किसमें? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। प्रोटोजोआ के अंदर बॉडी सरफेस सही, पोरीफेरा सिलेंटेटा में। फ्लेम सेल, प्लेटियलमेंथिस का करेक्टर था, आपको पता ही है। रेनेड सेल या एच आकार की सेल किसमें होती हैं? एसके एलमेंथिस में। नेफ्रीडिया किसमें? एनलिडा में। ये तीनों अपन वैसे भी एनिमल पढ़ चुके हैं। मेल पिजन ट्यूब्यूल किसमें? इंसेक्टा के अंदर, आर्थ्रोपोडा में। बोजेनस के अंग है, केबर के ऑर्गन है किसमें? मोलस्का के अंदर। कोक्सल ग्लैंड किसमें पाई जाती है? मकड़ी के अंदर होती है। ग्रीन ग्लैंड किसमें? प्रोन में। और सोलेनोसाइड सेल्स किसमें होती हैं? एम्फियोक्सस के अंदर ये पाई जाती हैं। मानव के उत्सर्जित तंत्र की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, 2 किडनी है, मुख्य ऑर्गन, 2 यूरेटर हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर है और 1 यूरिथ्रा है, 2 वृक्क हैं, 2 आपके मूत्रवाहिनी है, 1 आपके मूत्राशय है और 1 मूत्र मार्ग है। ये 3 सहायक चीजें हैं। मुख्य अंग है वो आपके किडनी है। किडनी देखो संख्या में 2 होती हैं, सेम के बीज की जैसी होती हैं, याद रखना। एब्डोमिनल कैविटी में, डोर्सल साइड में, वेंट्रल कॉलम के दोनों ओर प्रेजेंट होती हैं। ये चीज़ें शायद कोई पूछता नहीं है साइज वाइज उनकी। दोनों किडनी एब्डोमिनल कैविटी से किससे जुड़ी होती हैं? पेरिटोनियम, ये याद रखना। किडनी का ओरिजिन याद रखना, मीजोडर्मल है। मेटानेफ्रिक किडनी होती है। 3 प्रकार की किडनियाँ होती हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजो और मेटा। जबड़ेरेत मछलियों में, रेप्टाइल्स में, और इनके अंदर ये होती है मेटानेफ्रिक। अपने अंदर मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ये दे रखा देखो, 1 किडनी है, 2 किडनी है, उसके बाद में दोनों यूरेटर हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। बाहरी सतह इसकी उत्तल टाइप होती है, अंदर की सतह इसकी अवतल होती है। कॉन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं, कॉनकेव को अवतल बोलते हैं। एक गड्ढा होता है प्रवेश द्वार पर, रीनल आर्टरी वगैरह उसमें प्रवेश करती हैं। जहाँ से बाहर निकलती है वो क्या निकलती है? रीनल वेन है, लिम्फेटिक वेसल्स और यूरेटर बाहर निकलता है। अंदर एंटर करने वाले नर्व सेंटर करती हैं और रीनल आर्टरी। ये इस प्रकार की किडनी है। तो इसमें ये जो चीज़ें एंटर करने वाली वो 2 हैं ये, और 3 बाहर निकलने वाली चीज़ें हैं। ये वाली बाहर निकलने वाली दे रखी है। हाइलम के भीतर पर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस का प्रोजेक्शन कैलिक्स कहलाता है। यूरेटर संख्या में 2, यूरिनरी ब्लैडर थैलेनुमा संरचना, जिसके अंदर आपके दोनों मूत्रवाहिनियां आकर खुलती हैं। इसके अंदर मूत्र कलेक्ट होता है। इसके 3 लेयर होते हैं, सिरोसा, अनस्टेटेड और म्यूकस लेयर इसमें पाई जाती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बताया था ना आपको, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपके तनाव सहन करने की होती है, तो यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है। ये यूरिथ्रा, मूत्रमार्ग, बच्चों में अनैच्छिक पेशियां, बड़ों में ऐच्छिक पेशियां होती हैं।
इसलिए बच्चे है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनैच्छिक पेशियां इसके अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं। 3 भाग होते हैं, प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस पार्ट और आपके पेनाइल पार्ट जो पेनिस से निकलता है, ये वाले पार्ट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 भागों में बटी होती है, किडनी, कोर्टेक्स और मेडुला। इसके अंदर 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी जाए तो 5 भागों में बटा होता है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, उसके बाद में हेनले लूप है, डीसीटी है और आपके कलेक्टिंग डक्ट है। ये वाली स्ट्रक्चर देखी जाती है। ये वाला क्या है, हेनले लूप है, ये वाली पीसीटी है, सॉरी वोमन कैप्सूल है, ये सबसे पहले वाला भाग है। मेलपिजियन बॉडी है, सबसे पहले वाला मेलपिजियन बॉडी। उसके बाद में पीसीटी, ये पीसीटी है। उसके बाद ये हेलने लूप है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये डीसीटी है और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट वैसे देखा जाए तो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। जितने भी नेफ्रॉन है उन सभी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, सभी नेफ्रॉन है उनके पास में जुड़कर आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। मेलपिजियन बॉडी, वोमन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, स्क्वेमस टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। देखो अभी प्रेरणा फ्रेंड में आया था ना नाम, टिश्यू के अंदर ग्लोमेरुलस स्थिति होती है। 2 इसमें आपके ब्लड वेसल्स, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आने वाली जो हैं वो आपकी मोटी होती हैं और जाने वाली पतली होती हैं। आने वाली एफरेंट होती हैं, जाने वाली इफरेंट होती हैं। तो आने वाली मोटी है, जाने वाली पतली है, इसका मतलब यहाँ पर रुकेगा, रक्त आएगा और रक्त के अंदर अशुद्धि है वो छनकर फिल्टर हो जाएंगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम इसका है। पीसीटी है, एपिथेलियल क्यूबोइडल से बना होता है। रीअब्जॉर्प्शन मुख्य काम होता है। हेलने का लूप है, 2 भाग है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। पहले वाला जो डिसेंडिंग पार्ट है वो जल का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और असेंडिंग पार्ट है वो सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन करता है। डेजर्ट एनिमल के अंदर हेलने का लूप बड़ा होता है। फिर डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, कैसी कई नलिका जो एफ्रोन में कॉमन होती हैं, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है देखा जाए तो। नेफ्रॉन 2 प्रकार के, कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन। ये अधिकांश भाग कोर्टेक्स में होता है और इसका अधिकांश भाग क्या होता है, मेडुला के अंदर पाया जाता है। इसमें हेलने लूप क्या होता है, छोटा होता है, वासा रेक्टा कहा जाता है। इसके अंदर हेलने लूप बड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहा जाता है। इसको वासा रेक्टेक्स बोलते हैं, इसको वासा रेक्टा यहाँ पर बोल दिया। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जब ओपन हो गई तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में जहाँ खुलती हैं उसको डक्ट ऑफ बेलिनाई बोला जाता है। ये पेल्विस में ओपन हो गया और पेल्विस यूरेट्रा से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से यूरेथ्रा के अंदर बॉडी से बाहर निकल गया। डीसीटी का ऐसा भाग जो एफरेंट था इफरेंट के पास में है, ये एफरेंट है, रिफरेंट के जो पास में है डीसीटी का भाग, ये वाला डीसीटी मतलब यहाँ से ये तो पीसीटी फिर हेलने लूप और ये डीसीटी, ये वाला भाग वहाँ पर आ गया आपके जो है एफरेंट और रिफरेंट के पास आ गया। उसको क्या बोलेंगे, मैकुला डेंसा बोलते हैं। मैकुला डेंसा प्लस एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेलपिजियन आपके जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, रेनिन और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। रेनिन का काम क्या है कि एड्रिनल को एक्साइटेड करेगी, एड्रिनल ग्लैंड को एक्साइटेड करेगी और इरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, ब्लड के निर्माण के लिए एक्साइटेड करता है और इरिथ्रोपोएटिस सेल को ब्लड का निर्माण हो जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना दे तो इरिथ्रोपोएटिस सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म सबसे पहले क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन, उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण, सबसे पहले यूरिया का निर्माण। अब यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, आपके डीएमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा। अमीनो एसिड से क्या बना, अमोनिया, और अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा। कौन से चक्कर के द्वारा, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा। ऑर्निथिन चक्कर कहाँ संपन्न होता है, लीवर के अंदर संपन्न होता है। कैसे होता है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया 2 एटीपी काम आए, क्या बना, कार्बोनाइल फॉस्फेट बना। ये कार्बोनाइल फॉस्फेट है वो जो है किसके साथ जुड़कर, ऑर्निथिन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, सिट्रुलिन बनाएगा। सिट्रुलिन एक एटीपी का उपयोग करते हुए आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाएगा। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एंजाइम के द्वारा आर्जिनिन का निर्माण हुआ और यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड निकल गया। ये फ्यूमेरिक एसिड तो किस में चला गया, क्रेब साइकिल में चला गया और आर्जिनिन है इससे क्या बन गया, यूरिया बनाएगा तो एक ऑर्निथिन बना। ये ऑर्निथिन वापस इस चक्कर के अंदर मूवमेंट करता रहेगा। तो जैसे जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट आएगा वैसे वैसे ऑर्निथिन ये चक्कर चलाता रहेगा और क्या निकलता रहेगा, यूरिया निकलता रहेगा। ये यूरिया फिर आपके यूरिन का फॉर्मेशन करेगा। तो यूरिया का निर्माण होना, ये वाली प्रक्रिया दे रखी है। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देखो, अमोनिया, CO2, 3 एटीपी, एस्पार्टिक एसिड और H2 बना क्या, यूरिया। 3 एटीपी से 3 एटीपी और फ्यूमेरिक एसिड, 3 एटीपी यहाँ पर खर्च होते हैं एक साइकिल के अंदर। यूरिन का फॉर्मेशन 3 पदों में होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। कॉमन बता दूं आपको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब वोमन कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाना, जो भी आप आता है एफरेंट ब्लड वेसल से जो आपके
ब्लड आता है उसको फिल्टर करना है, कहाँ पर, आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, वोमन कैप्सूल के अंदर। तो देखो GHP, एक जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा। अब उसके बाद में जो कोलाइडल पार्ट है वो क्या प्रेशर मारेंगे ब्लड के, तो ब्लड कोलाइडल प्रेशर लगेगा, और CHP कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा, ये वाला होगा। अब इसके अंदर जो GHP है वो तो नीचे जाना चाहता है, ये दो वापस ऊपर जाना चाहते हैं, तो इफेक्टिव जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इनका माइनस। भाई 70 mm HG तो वो प्रेशर है जो क्या करता है, इस कैप्सूल, देखो ये कैप्सूल है मान लो, इसमें से ब्लड निकलेगा बाहर, तो 70 mm HG क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो रक्त जब छड़के आ गया वो क्या करेगा, उसके टच हो गया, इसका मतलब वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, तो उसका होगा 30 mm HG मान। और एक CHP होगा, ये भी क्या करेगा, वापस इसको ले जाएगा, ब्लड को जाने नहीं देगा, छड़ने नहीं देगा, कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो दो तो रोकने वाले हैं ये वाले, और एक ले जाने वाला है, तो रियल में प्रेशर कितना लगा, 20 mm HG लगा। तो 20 mm HG प्रेशर के कारण से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है, पर डे के आसपास 180 लीटर पर डे जो है वो क्या किया जाता है, यूरिन तैयार किया जाता है। लेकिन उसमें से है कितना, 1.5, मतलब ये फिल्टर किया जाता है, और इसमें से यूरिन कितना बनता है, मूत्र कितना बनता है, 1.5 लीटर के आसपास बनता है। अब इतना जो छना उसको क्या करना है, वापस एब्जॉर्व करना जरूरी है। तो PCT में 60 से 80% तक क्या हो गया, एब्जॉर्व हो गया। क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें PCT के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। हेलने के लूप में, डिसेंडिंग लूप में, असेंडिंग लूप में, ये जल के लिए ट्रांसपेरेंट है, जल का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और असेंडिंग लूप NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। हेले लूप उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही आपके जल का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। DCT के अंदर भी सोडियम और क्लोराइड का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हो जाती है। यहाँ पर देखो ADH और वेसोप्रेसिन हार्मोन है जो आपके जो पीयूष ग्रंथि है ब्रेन की, उसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। ADH की अमाउंट बढ़ेगी, मूत्र की अमाउंट कम होगी। ADH की मात्रा कम है, मूत्र की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। सीक्रेशन, मान लो कई चीजें ऐसी हैं जो छनी नहीं है, तो नहीं छनी है, उनको अब वापस उस मूत्र के अंदर भेजना है, यूरिन के अंदर ट्रांसफर करना है। तो DCT के अंदर ज्यादातर सीक्रेशन की प्रक्रिया होती है। यूरिक एसिड है, दवाइयां हैं, क्रिएटिनिन है, ये क्या किया जाता है, जनती नहीं है वोमन कैप्सूल में, इसलिए इसको सीधा क्या कर देते हैं, DCT के अंदर ब्लड की सेल्स के द्वारा सीधा DCT में भेज दिया जाता है। अब देखो कुछ मटेरियल होता है थ्रेशोल्ड मटेरियल, हाई, लो और ए थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब जो पूर्णतया रीअब्जॉर्ब हो गया, ग्लूकोज है, विटामिन है, अमाइनो एसिड है, कीटो एसिड है, पूर्णतया रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लो थ्रेशोल्ड जल व खनिज लवण कुछ रह जाते हैं, और ए थ्रेशोल्ड जिनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये वाली चीजें दे रखी हैं यहाँ पर। काउंटर करंट मैकेनिज्म है एक, जो आपके नेफ्रॉन है उसके अंदर 3 स्थितियां हैं, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक स्थिति है। आइसोटोनिक मतलब दोनों तरफ का मतलब क्या है, आपका एक तो हेलने का लूप है और पास की जो ब्लड वेसल्स है उनमें दोनों में सेम कंडीशन होती हैं, सेम नेचर होती है, उसको आइसोटोनिक स्थिति बोलते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि अंदर तो है वो ज्यादा है, कम है, अंदर की साइड में देखो 300 दे रखा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, और यहाँ पर ज्यादा है। और हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पर और ये अंतर ज्यादा है, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है साल्ट की मात्रा, या टोनिक कंडीशन। ऑस्मोलरिटी देखो 300 मोल ऑस्मो पर लीटर से 1200 मोल ऑस्मो पर लीटर है यहाँ पर। और ब्लड की जनरल ऑस्मोलरिटी क्या होती है, 300 मोल ऑस्मो पर लीटर होती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में विपरीत धारा है, दो अपोजिट ब्लड के साल्ट वाटर को फ्लो होता है, इसमें तब होता है जब यूरिन का कंसंट्रेशन सांद्र करना है। तो यूरिन को सांद्र करना है, यूरिन में ज्यादा है आपके पानी वानी की मात्रा, तो उसको सांद्र करना है, उसके लिए 300 लेवल तक उसको लाना पड़ेगा। जब इफरेंट आर्टरियोल हेनले लूप के पास से लिपटी होती है तो वह वासा रेक्टा कहलाता है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन 2 प्रकार के आगे थे, पहले बता दिया था आपके कोर्टेक्स हो रहे हैं, जक्स्टा मेडुलर। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म इन जक्स्टा मेडुलर किडनी के अंदर किस प्रकार की कंडीशन होती है, ये डायग्राम आप सबको पता ही है। देखो यहाँ पर PCT है, आइसोटोनिक कंडीशन आ गई यहाँ पर, ये फिर हाइपरटोनिक कंडीशन है, यहाँ पर आपके हाइपोटोनिक कंडीशन है। मतलब यहाँ से हाइपरटोनिक का मतलब जल सारा का सारा निकलकर कहाँ चला गया, आपके ब्लड वेसल्स में चला गया। और यहाँ से क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है तो सोडियम क्लोराइड है वो सारा का सारा निकलकर कहाँ चला गया, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, जिससे क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके लिए हार्मोन भी काम करेंगे, एल्डोस्टेरोन है और आपके ADH हार्मोन है वो करेंगे। डिसेंडिंग हेलने लूप से H2O निकल जाता है, और असेंडिंग वेसा रेक्टा से NaCl निकलकर कहाँ पहुंच गया, आपके असेंडिंग हेलने लूप से NaCl और डिसेंडिंग वेसा रेक्टा से H2O। ये वाली दोनों लाइनें आपको देख लेनी है। NaCl व यूरिया आर 2 मेजर ऑस्मोलाइट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। रेगुलेशन ऑफ किडनी, ADH हार्मोन
करता है, आपके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोस पर लीटर होती है। अगर ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होती है तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर ब्लड में से एक ऑस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, और सिग्नल देने के बाद हाइपोथैलेमस एडीएच वैसोप्रेसिन रिलीज करता है, और वो रिलीज करने से क्या होता है, आपके डीसीटी के ऊपर और जो आपके कलेक्टिव डक्ट है उसके ऊपर मैसेज आता है, और क्या किया जाता है, जो है एक्स्ट्रा चीज़ों को आपके एब्जॉर्ब कर लिया। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। जब ग्लोमेरुलर सेल फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड का वॉल्यूम डाउन है, तब क्या करेंगे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेटेड होकर क्या करेंगी, रेनिन का सीक्रेट करती हैं। और रेनिन जो है लीवर में एंजियोटेंसिन बनता है और ब्लड में रिलीज हो जाता है। उस पर क्रिया करते हुए उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती हैं, वहाँ पर कन्वर्टिंग फैक्टर उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और जिससे जीएफआर रेट और बीपी है वापस से बढ़ जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलैक्सेशन करवाता है। ये डीसीटी पर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो जो ये है ना, ये याद रखना, ये केवल डीसीटी पे काम करता है और वो वाला दोनों पर काम करता है। एट्रियल नेरेटिक फैक्टर होता है एक, ठीक है। और यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया एक बार, यूरिया की मात्रा इसमें कितनी है ये बात पूछा गया, क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी है ये बात भी ध्यान रखना, इसकी पीएच कितनी होती है ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर ये सब चीज़ें भी होती हैं। डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार। गाउट डिजीज के अंदर क्या हुआ, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी स्टोन के अंदर क्या है, मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा है। ब्राइट डिजीज किसको बोलते हैं, याद रखना है आपको। ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज मेलिटस के अंदर यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसिपिटेशन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कम होता है तो ज़्यादा यूरिन निकलता है। यूरिया है, यूरिन एग्जॉस्ट करते समय पेन होता है, यूरिन निकालते समय पेन होता है। पोलीयूरिया का मतलब यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। ओलिगोयूरिया का मतलब यूरिया की मात्रा कम हो गई, यूरिन की मात्रा, यूरिया की नहीं यूरिन की मात्रा कम हो गई। प्रोटीयूरिया का मतलब यूरिन के साथ प्रोटीन का निकलना, और एल्बुमिन यूरिया का मतलब यूरिन के साथ एल्बुमिन प्रोटीन का निकलना। कीटोन्यूरिया, यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज का निकलना। हीमोयूरिया के अंदर यूरिन के साथ आरबीसी निकलता है। एचबी यूरिया के अंदर हीमोग्लोबिन निकलना। एल्केप्टोन्यूरिया मतलब एल्केप्टोन एसिड निकलना, एयर की प्रेजेंस में यूरिन ब्लैक हो जाता है। पीलिया रोग के अंदर बिलिरुबिन का पिगमेंट निकलना साथ साथ में, तो पीला मूत्र आता है। और सिस्टेटिस के अंदर आपके इन्फेक्शन के कारण मूत्राशय में सूजन आ जाती है। और पाईयूरिया के अंदर मूत्र नलिका में मवाद आता है। आगे गति व चलन अगला चैप्टर है, अगला जो है टॉपिक है। मूवमेंट 3 प्रकार के होते हैं, अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर टाइप का। सुडोपोडिया से होता है वो आपके प्रोटोजोआ से अमीबा के अंदर, ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी के अंदर अमीबीय गति है। सिलेरी मूवमेंट सीलिया के द्वारा, सिलेरी मूवमेंट एक्सेप्ट स्पंज में एब्सेंट है यहाँ पर। मस्कुलर नर्वस सिस्टम, मसल्स और स्केलेटन सिस्टम, ये इसमें 3 मुख्यतः मस्कुलर सिस्टम में काम करते हैं। अपन इसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर कंकाल तंत्र 2 प्रकार के हैं, देखो, एक्जो और एंडो। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस से बना हुआ, और ओरिजिन यहाँ पर एंडोस्केलेटन का मेसोडर्म है। फिशेज के अंदर है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स के हेयर, नेल्स, हॉर्न के अंदर एक्जोस्केलेटन है। इसको भी नहीं यहाँ पर अपन इसको पढ़ेंगे, किसको, डिटेल में। एंडोस्केलेटन 206 हड्डियाँ हैं, 2 भागों में बटी होती हैं। एक्सियल हड्डियाँ हैं 80, और अपेंडिकुलर उपांगीय जो कंकाल है वो 126 हड्डियों का बना होता है। 80 हड्डियाँ 3-4 भागों में बटी होती हैं। स्कल खोपड़ी में है 29 है। वर्टिब्रेट कॉलम मेरुदंड के अंदर 26 है। स्टर्नम 1 है, रिब्स हैं 12 दूनी 24। तो ये तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है स्टर्नम 1 है और आपके रिब्स 24 हैं। इनको देख लेते हैं। स्कल के अंदर कितनी है, 29 है। 29 को देखो हिसाब करो, 8 कहाँ है, क्रेनियल बोन, कपाल, पूरा तो कपाल स्कल हो गया, ये खोपड़ी हो गई, इसके अंदर ये क्रेनियल है। यहाँ पर कितनी है, 8 है। 8 के लिए क्या ट्रिक थी, पेस्ट ऑफ, दिमाग के अंदर है ना कीड़े हैं उनको हटा दो, पेस्ट ऑफ। पी का मतलब पैराइटल, ई का मतलब इथेमॉइड, एस का मतलब स्पिनोइड, टी का मतलब टेम्पोरल, ओ का मतलब ओसिपिटल और एफ का मतलब फ्रंटल। इसके अंदर देखो, जब अपन परेड करते हैं ना, परेड, तो पीटी करते हैं, तो पी और टी है ना, वो याद रखो डबल डबल है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो पेस्ट ऑफ के अंदर पी और टी ये डबल डबल है, बाकी सब क्या है, सिंगल सिंगल हैं। तो टोटल कितनी होगी, 8 होगी। फेशियल बोन जो है आपके चेहरे की अस्थियां हैं वो कितनी हैं, 14 अस्थियां हैं। इस 14 अस्थियां हो गई। हाइड बोन 1 है गले के अंदर, और कान की अस्थियां हैं 3 दूनी 6, टोटल 29 हैं। अब ये जो है स्कल के पीछे भाग में एक छिद्र पाया जाता है, इसको बोलते हैं फोरमेन मैग्नम बोलते हैं, और छिद्र के दोनों साइड में एक
दीवार प्रेजेंट होती है ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस कहते हैं। इसके नीचे क्या है, एटलस बोन पाई जाती है, प्लस एटलस मिलकर नोडिंग होती है, ये मतलब जॉइनिंग पाई जाती है। यहाँ पर मानव का स्कल है वो डाइकोंडाइलिक, ये अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर भी। फेशियल बोन है कितनी, 14, उनका देखो, दो मामा ने पाल न जाए, ये वाला देखो यहाँ पर, वोमर, मैंडिबल, मैग्जिला, नेजल, पेलेटाइन, लेक्राइमल, नेजल और जाइगोमेटिक। यहाँ पर नेजल के अंदर 7, चिक में 2 हैं, अपर जो में 2 हैं, लोअर जो में 1 है और आई के अंदर ये 2 हैं। टोटल मिलाकर आपकी ये 8 प्रकार की 14 हड्डियां हैं। हाइड बोन है 1 है, बक्कल कैविटी के आगे प्रेजेंट है। कान है, कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, 2-2 के जोड़ 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं, दोनों कान में 2 हो गई, 2 जोड़ी होगी ना दोनों, तो 6 टोटल हैं। मेलियस इनकस स्टेपिस मिस इसको बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी, 26 बोन है। ये इसका सूत्र होता है देखो, 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, 1 सैक्रम है और 1 कोकाइक्स है। ये 5 बोन के मिलने से बनी है, ये 4 बोन के मिलने से बनी है। तो सर्वाइकल जो 7 है उसमें पहली एटलस है और दूसरी एक्सिस है, बाकी C3, C4, C5, C6 और C7। इस प्रकार से ये वर्टिब्रल का सीधा है। ये सूत्र याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला C7, T12, L5, C5 और C4, S5 और C4। लेकिन ये 5 और 4 फ्यूज हो जाती है और एक ही बचती है यहाँ पर। ये वाला जो वर्टिब्री है उसके अंदर जो बीच बीच के भाग हैं, जो जुड़ने वाला स्थान है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, लिगामेंट बोला जाता है। बीच के अंदर डिस्क होती है ये कंडीशन। तो एक वर्टिब्री का आगे का भाग सेंट्रम है और पीछे का भाग न्यूरल आर्च कहलाता है। ये जितने मेमल्स हैं उनके सेंट्रम की शेप एम्फीपेलेटाइन या एसिलस टाइप की होती है। स्टर्नम है सिंगल फ्लैट बोन है, इसी बोन से क्या होती हैं, रिब जुड़ी होती हैं, अपने छाती के बीचों बीच जो है ये वाली स्टर्नम है, इससे क्या है, ये 12 जोड़ी रिब्स हैं वो जुड़ी होती हैं। 12 जोड़ी पूरी नहीं जुड़ी होती है, देखो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, तो चॉइस क्या हो गई, रिब्स हो गई। इसके अंदर 7 रिब्स हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं, सीधी सीधी जुड़ी होती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं से जुड़ी रहती हैं और 11वीं 12वीं क्या होती हैं, फ्री होती हैं। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं 11वीं और 12वीं जोड़ी। अपेंडिकुलर तो हाथ के अंदर आपके कितनी, 30, तो 2 हाथ हो गए, 60 हो गई। पैर में कितनी, 30, 60 वो हो गई 120 और 6 अलग हो गई। तो यहाँ पर पेक्टोरल गर्डिल, अंश मेखला, ऊपर वाला भाग आपके हाथ के कंधे का भाग, यहाँ पर क्या है, ये 2 पेक्टोरल गर्डिल हैं। अर्धांश होते हैं इनके, क्लेविकल और स्केपुला, ये वाले भाग होगी इसकी। हाँ, एंड की बोन, ह्यूमरस के अंदर 1 है, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस 1 है, रेडियस अल्ना 2 है, कार्पस है 8 है, मेटाकार्पस है 5 है और 14 क्या है, फ्लेंजिल्स है, अंगुलास्ती हैं। इस प्रकार से टोटल कितनी होगी, 30 बोन हो गई। इसी प्रकार से दूसरे हाथ के अंदर पेल्विक गर्डिल, नीचे आपके कुल्ले के अंदर है, 2 हैं, ये 2 अर्धांशों में बटे होते हैं। इसके अंदर 3 बोन से जुड़ी होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस हो गई। यहाँ पर एसिटाबुलम फीमर से जुड़ी होती है इसका पार्ट। एक फीमर है यहाँ पर, फीमस नहीं फीमर करना इसको, फीमर है 1 है, 2 टिबिया फिबुला, 1 पटेला है, पटेला मतलब घुटने की अस्थि है। यहाँ पर ये जो घुटना है आपका उसके अंदर है, टार्सल है 7 है, तो वहाँ पर क्या थी, जो आपके कार्पस थी वो 8 थी, तो यहाँ पर क्या हो गई, टार्सल हो गई 7। मेटाटार्सल है 5 है, फ्लेंजल्स हैं 14 है। इस प्रकार से दोनों पैरों के अंदर। और आपके पेक्टोरल की देखा जाए तो पेक्टोरल में 2 2 4 हो गई, पेल्विक में 2 हो गई, हैंड की 60 हो गई और लेग की 60 हो गई। टोटल 126 हड्डियों का हिसाब हो गया। जॉइंट के देखा जाए तो यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा जा सकता है, सिनार्थ्रोसिस स्थिर रहती है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता, बोन्स के बीच में स्पेस नहीं होता, स्कल बोन के सूचर के अंदर पाई जाती हैं। एम्फी आर्थ्रोसिस है, आंशिक थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है। ये पूछा जाता है यहाँ पर, एक देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, पाइवट मूवमेंट कहाँ पर, एटलस प्लस एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग है बाकी वर्टिब्री के अंदर, क्लाई के अंदर और आपके एंकल के अंदर, टखने के अंदर। डाइआर्थ्रोसिस सिनोवियल फ्री मूवमेंट है। यहाँ पर कौन कौन सा याद रखना आपको, बॉल सॉकेट सोल्जर व हिप के अंदर, हिंज एल्बो नी इनके अंदर क्या पड़ जाता है, हिंज जॉइंट है और एलिप्सॉइड। ये जॉइंट बिल्कुल देखना आप, चल संधि कहाँ पाई जाती है, चल संधि कहाँ पाई जाती है, स्थिर संधि कहाँ पाई जाती है, तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। मसल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर आपके टिश्यू भी आ गया, ये मसल्स का टिश्यू आ गया। तो टिश्यू और मसल्स का ये टॉपिक साथ में मिक्स करना आपको। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल्स हैं, आपकी स्ट्रेटेड मसल्स हैं, इन्हें बोलते हैं स्केलेटन को ही। उसके बाद में नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं,
या जिनको स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं, और आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो भी आपकी स्टेटेड अनैच्छिक मसल्स, इस प्रकार से बोला जा सकता है इसको। स्टेटेड मसल्स का डायग्राम देखा जाए तो इसके अंदर देखो मसल्स फाइबर है मेन चीज। मसल्स फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोप्लाज्मिक, और आपके सार्कोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मसल्स फाइबर में असंख्य क्या पाई जाती है? मायोफिब्रिल पाई जाती है। दो जेड रेखाओं के बीच की यूनिट को सार्कोमियर कहा जाता है। अब ये सार्कोमियर है, मायोफिब्रिल है, उसके बाद में मसल फाइबर है, ये वाली स्थिति है। देखो यहाँ पर ये दो हैं आपके, एक जेड लाइन एक जेड लाइन। जेड लाइन के बीच में ये इस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है आपको, और इधर ये वाली नजर आ रही है। इसके अंदर एक्टिन है और बीच वाले के अंदर आपको क्या है? मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन जो प्रेजेंट है वहां पर बीचों बीच जो बैंड है उसके अंदर बीच बीच में डॉट है, उसको एच जोन बोला गया। एच जोन के अंदर जो बीच वाला लाइन है उसको एम लाइन बोला गया। ये जो दो प्रकार के बैंड मिल गए, यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल गया, तो यहाँ पर ये बड़ा बैंड बन गया, मोटा बन गया, उसको ए बैंड बोलते हैं। और इधर सिंगल सिंगल वाले साइड साइड के क्या बन गए? ए बैंड बन गए। इस प्रकार से दो प्रकार के फिलामेंट बन गए, प्राइमरी फिलामेंट और सेकेंडरी फिलामेंट। प्राइमरी फिलामेंट केवल किससे बने? मायोसिन से बने, और सेकेंडरी फिलामेंट किससे बने हैं? एक्टिन से बने हैं। अब कितने प्रोटीन पाए जाते हैं यहाँ पर? 4 जनरेटिंग प्रोटीन कौन से हैं? एक्टिन, मायोसिन। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से हैं? ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से? अल्फा एक्टिनिन है, एम लाइन प्रोटीन है और सी प्रोटीन है। मायोसिन और प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है यहाँ पर, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। ट्रोपोमाइसिन की कैसे स्ट्रक्चर बनती है, ट्रोपोनिन की कैसे स्ट्रक्चर बनती है। ट्रोपोनिन 3 प्रकार के हैं। ट्रोपोनिन सी किसके साथ जुड़ जाता है? कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। आई क्या करेगा? इनहिबिट करेगा काम को। और ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमाइसिन आपस में गठबंधन करेंगे इसके द्वारा। एक सी प्रोटीन होता है जो एम लाइन प्रोटीन से एम लाइन बनी होती है, इस प्रकार के प्रोटीन से। मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन का, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय सबसे पहले सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम यहाँ पर काम करता है। सार्कोमियर एक यूनिट प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। तो देखो ये वाली स्थिति है। इसके अंदर सबसे पहले जैसे कोई मैसेज आता है, कोई संदेश आता है किसी सेल के पास में, तो सेल सामान्यतः क्या होती है? अंदर के साइड में रेस्टिंग पोटेंशियल में रहती है। बाहर क्या है? प्लस चार्ज है। जैसे किसी सेल के पास संदेश आता है, इसका मतलब सोडियम आयन अंदर जाना शुरू होते हैं और अंदर के पोटेशियम जो नेगेटिव आयन है वो बाहर आना शुरू होते हैं। तो अंदर के ऋणात्मक आवेश बाहर आना शुरू होंगे, अंदर के पॉजिटिव आयन अंदर प्रवेश करना शुरू होंगे। उस समय यहाँ पर फिर कैल्शियम की मात्रा रिलीज होती है, और कैल्शियम की मात्रा क्या कर देती है? देखो ये सारा का सारा यहाँ दे रखा है। कोई स्टिमुलस आता है, सेंसरी सेल एक्टिव होती है, सिनेप्टिक नोड क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? सार्कोलेमा में जाते हैं, वहां पर सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम सेल के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं। सोडियम सेल के अंदर एंटर शुरू करना चाहते हैं, मतलब मसल्स है वो एक्साइटेड हो गई। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देगा? रिलीज करेगा कैल्शियम, और कैल्शियम क्या करेगा? ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा, और ट्रोपोनिन सी डिसोशिएट फ्रॉम एक्टिन से डिसोशिएट हो जाएगा, और ट्रोपोमाइसिन भी डिसोसिएट हो जाता है। इसके कारण मसल्स मायोसिन किससे अटैच हो गया? एक्टिन से अटैच हो गया, और क्या करेगा? क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, और एक्टिन मायोसिन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। सामान्यतः क्या कंडीशन होती है? सामान्यतः कंडीशन ये वाली स्थिति होती है। एक्शन पोटेंशियल से पहले देखो ये वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक्टिन जुड़ा हुआ है, एक्टिन के साथ में ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है। ये तीनों के सारे के सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही रेस्टिंग स्टेज से बाहर निकलते हुए जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर दोनों चीजें छोड़ देते हैं, और ये एक्टिन किससे जुड़ गया? मायोसिन से जुड़ गया। तो एक्टिन मायोसिन का ब्रिज बन गया, और सेल ने एक्टिन मायोसिन एक दूसरे की तरफ खिसक गए। यहाँ पर एक्टिन ने मायोसिन को खिसका लिया, और मसल के अंदर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बोन्स का क्या रोल है ये वाला दे रखा है यहाँ पर। डिसऑर्डर देखो, आर्थराइटिस गठिया रोग होता है, रोमेटॉइड है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गाउट कब होता है? यूरिक एसिड के जमा होने से। ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके बोन्स के बायोमास में कमी आ जाती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है। माइस्थीमिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, टिटेनी रोग है, कैल्शियम की कमी से, याद रखने वाली बात है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तंत्र और उसका क्या कोऑर्डिनेशन है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के रूप में कार्य करते हैं मानव के अंदर। तंत्रिकाएं सिंपल होती हैं हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, हेलमेंथिस के अंदर प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन निर्माण होता है, एनलिडा के अंदर सीएनएस प्लस पीएनएस पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में थोड़ा डेवलप होता है, ह्यूमन के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपके
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फिर दो भाग है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन वेल डेवलप है, क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये स्टोर रहता है। बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर पाई जाती हैं, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायमीटर। याद रखना DAP बाहर से अंदर की तरफ पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की लेयर है ब्रेन के अंदर। केविटी पाई जाती हैं 2, तो पहली D और A के बीच की केविटी सब ड्यूरल, A और P के बीच की सब एरिकनॉइड केविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर फिर क्या प्रेजेंट है, CSF प्रेजेंट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, 150 ml के आसपास होता है, इसके अंदर सब चीजें पाई जाती हैं। इसकी कमी होने पर 150 ml से कम होने पर मेनिंजाइटिस डिजीज हो जाती है, रोग हो जाता है। और ब्रेन के अंदर क्या है, केविटी पाई जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल सेरिब्रम के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस के दोनों भागों में, और फोर्थ है आपके मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के अंदर। इस प्रकार से केविटी है ये। ब्रेन 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपके हैंड ब्रेन जिसको बोलते हैं। फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायनसिफेलोन आता है। डायनसिफेलोन को भी आगे भागे बांटे आप तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कहने का मतलब है आपके सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ गया फोर ब्रेन में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडुंकल किस में आता है, मिड ब्रेन में। और आपके सेरिबेलम पोन्स और मेडुला ओम्ब्लोगेटा किस में आते हैं, आपके हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। अब फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहला सेरिब्रम देखो, सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम हेमिस्फीयर के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। बीच की दरार को कार्पस कैलोसम बोला जाता है। ग्रे मैटर पाया जाता है बाहरी भाग में, और अंदर के साइड में व्हाइट मैटर पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी लोब है, सुगंध जो ग्रंथि है यहाँ पर ये पाई जाती है, सुगंध से संबंधित लोब है वो पाए जाते हैं। और सेरिब्रम में गहरी खांच 4 भागों में बटी होती है, फ्रंटल लेब, टेम्पोरल और ऑसिपिटल और पैराइटल भाग में बटी होती है। कुछ 6 भागी क्षेत्र होते हैं। लिम्फेटिक एरिया, लिम्फिक सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम क्या है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस ही प्लानिंग वगैरह करते हो, अब एग्जाम आ गया तो आपकी पूरी प्रॉपर जो प्लानिंग चलती है याद कर रहे हो वो सारा का सारा आपके सेरिब्रम में हो रहा है। इमोशनल रीजनिंग ये सब से रिलेटेड है। एनालिसिस करना, अनुभव करना, वाणी, हंसना, रोना, ये सब इससे संबंधित हैं। डायनसिफेलोन फोर ब्रेन का पिछला भाग है। केविटी डायसिल है, कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं इसको। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मुख्यतः इसको बोला जाता है। थैलेमस के अंदर ये मेलाटोनिन सीक्रेशन होता है जो कि आपके एक तरीके से हार्मोन है। हाइपोथैलेमस है वो काम क्या है याद रखना आपको, तंत्रिका तंत्र को कोऑर्डिनेशन करना है, ADH व ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को मेंटेन करना, रिलीज फैक्टर व इनहिबिटिंग फैक्टर का सीक्रेशन करना, टेम्परेचर का बॉडी में कंट्रोल करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोध, प्यार, घृणा, भावुकता, इन सब के लिए आपके हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। देखो इस जो टॉपिक है ना, इसमें इसी प्रकार की बातें पूछी जाती हैं कि किसका काम क्या है, ये एक एक चीज़ें देखना आप। मिड ब्रेन है के अंदर ऑप्टिकल लोब है, तो यहाँ पर केवल 4 ये लोब बड़े पाए जाते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिसको बोलते हैं, और दूसरा सेरिब्रल पेडुंकल बोलते हैं। फाइबर की संरचना 2 सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड व अन्य भाग से जोड़ती है। पश्च मस्तिष्क है, उसके अंदर सेरिबेलम, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम किसका है, सेरिबेलम का। पोन्स का क्या काम है, व्हाइट मैटर यहाँ पर मैन है। और फंक्शन क्या है इसका, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किस में पाया जाता है, पोन्स में है। इसका काम क्या है, रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, लार, सुनना, आंसू आना, इनके अंदर मूवमेंट ऑफ आई से संबंधित है। मेडुला ऑम्ब्लोगेटा के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल है। श्वास लेने, देखो श्वास लेने से संबंधित मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आ जाए तो ये भी रेस्पिरेशन से संबंधित है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर दे दे तो पोन्स आ जाएगा, और श्वास लेने से संबंधित आपके मेडुला ऑम्ब्लोगेटा। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं पोन्स का, और ये मेडुला ऑम्ब्लोगेटा क्वेश्चन बार बार में आता है। स्पाइनल कॉर्ड है, ये है वो 3 लेयर है आपके, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड और पायामीटर, वही कोई अलग नहीं है। यहाँ पर अंतर क्या है, इसमें मैटर में थोड़ा अंतर होता है। व्हाइट मैटर बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम की सेम होती है, कोई अंतर नहीं यहाँ पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन कितनी है, एबीज के अंदर, मेमल्स में, रेप्टाइल्स में 12 जोड़ी क्या हैं आपके क्रेनियल नर्व हैं, जबकि पीसीज और एम्फीबिया में 10 जोड़ी हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व कितनी है, 31 जोड़ी हैं। कितनी, 31 जोड़ी है, याद रखने संख्या। फ्रॉग के अंदर 12 जोड़ी हैं, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स तीनों प्रकार की। और स्पाइनल नर्व के अंदर सारी की सारी क्या होती है, मिक्स प्रकार की होती हैं। सेंसरी और मोटर को स्पेशल नहीं होती है। सेंसरी का मतलब जब आपकी बॉडी से कोई सेंस टकराया तो आपके ब्रेन तक जो नर्व गई उसको सेंसरी, ब्रेन से वापस उस ऑर्गन तक आई उसको मोटर बोलते हैं, और दोनों काम करते हैं उसको मिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 8 क्या है, सेंसरी है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ये 1, 2, 8 होती है। सबसे छोटी यहाँ पर ऑप्टिक है। 3, 4, 6, 11, 12 क्या है, मोटर है। ओ ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ओ ताश
ओ याद रखना, OTASH। ये 5 क्या हैं आपके मोटर हैं, और बाकी जो बच गए 5, 7, 9, 10 है ये मिक्स टाइप की होती हैं। और यहाँ पर है ये सर्वाइकल में कितनी है 8 जोड़ी, ठीक है। वहां पर देखो बोन थी तो यहाँ पर 8 है ना, ये 12, 5, 5 और 1, वहां क्या था 7, 12, 5, 1, 1, ये बोन था। तो 12, 7, 19, 5, 24, 25, 26 तो ये बोन्स हैं मेरुदंड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में। और स्पाइनल नर्व की बात करो तो इसमें देखो 8 है तो एक बढ़ गई, और यहाँ पर 5 है जबकि वहां पर बोन एक ही थी, जबकि स्पाइनल नर्व कितनी है ये 4 जोड़ी ज्यादा हो गई। इस प्रकार से जोड़ी भी है, ये वहां तो सिंगल थी ये संख्या भाई 7, 12 इस प्रकार से था ना, यहाँ पर ये पेयर के अंदर है तो इतनी जोड़ी ये पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और आपके पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अचानक से कोई बात हो जाती है, डर लगता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ती है, पसीना आता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर फैलता है, जो आंसू वगैरह आते हैं, ये सब इसके अंदर आपके सिंपैथेटिक में होता है। लेकिन वापस उसको उसी कंडीशन में फिर से लाना, ये काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक दूसरे के ये विपरीत कार्य करते हैं। भूख प्यास बंद हो जाती है, अभी आपको जैसे डर लग रहा है, अभी आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ये सब, लेकिन कुछ समय बाद उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कार्य करता है, नर्व सेल की पर्टिकुलर दे रखा है। 2 भाग हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। इसमें डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन नहीं होता न्यूरॉन के अंदर। ये काम क्या करती हैं, इसका रिपेयरिंग का काम करती हैं नर्व सेल के। एक नर्व सेल का डायग्राम आपको दे रखा है, आपको पता ही है। इसके अंदर आगे वाला भाग है जो आपका है वो ये वाला सेल बॉडी है, उसके बाद इससे डेंड्राइट निकले हुए हैं, ये इसका एक्सोन पार्ट है, एक्सोन पार्ट की 2 ब्रांचें निकली हुई हैं, एक्सोन टर्मिनल इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सिनेप्टिकल वेजाइकल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये आगे वाला भाग है सेल बॉडी कहा जाता है। इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के साथ कई डेंड्रोन है, कई सारे डेंड्रोन निकले रहते हैं। एक्सोन है, मोटा लंबा भाग है, लास्ट का पार्ट इसका टीलोडेंड्रोन कहलाता है। इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, लास्ट में जो गुंडी पाई जाती है उसको सिनेप्टिक बटन कहा जाता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व के अंदर माइलिन शीथ पाई जाती है। स्मूथ सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सिनेप्सिस 2 सेल्स के बीच का जॉइंट है। नर्व सेल के प्रकार हैं, यूनिपोलर केवल एक ही हो, बाईपोलर का मतलब एक एक्सोन और एक डेंड्राइट हो, है ना। और रेटिना के अंदर होता है नॉन पोलर, नो एनी ब्रांच है। मल्टीपोलर के अंदर एक एक्सोन और कई प्रकार के डेंड्राइट हो। सेरिब्रम कोर्टेक्स के अंदर ये पाया जाता है। नर्व इंपल्स का प्रोपेगेशन कैसे होता है, वही सबसे पहले ये वाला होता है काम, पोलराइजेशन। रेस्टिंग फेज में है नॉर्मल सेल, रेस्टिंग फेज का मतलब बाहर पोटेशियम या बाहर पॉजिटिव आयन है और अंदर नेगेटिव आयन है, और चार्ज कितना है -70 मेगावोल्ट अंदर का साइड का देखा जाए। धीरे धीरे सेल में कोई न कोई मैसेज मिलता है। डीपोलराइजेशन कंडीशन, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अंदर की साइड में सोडियम आयन जाना शुरू हो गए, बाहर क्लोराइड आयन शुरू होने लगे। इसका मतलब धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाता है और बाहर बढ़ जाता है नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो अंदर का क्या बढ़ गया, +30 हो गया, इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। फिर रीपोलराइजेशन कंडीशन कि बाहर ज़्यादा हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको वापस कंट्रोल करना है, तो पोटेशियम क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो बाहर पोटेशियम आ गए, अंदर सोडियम चले गए, अब अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज ही है, लेकिन कुछ समय बाद में वापस एक्सचेंज होता है, सोडियम और पोटेशियम आपस में अदला बदली करते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। अब एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी रहती है, इसको ये बोला जाता है जो संगम है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ये वाला सिनेप्टिकल वेजाइकल है, ये एक सेल का एंड भाग है, दूसरी सेल के शुरुआत भाग है, इसका बीच का स्थान है। तो संदेश यहाँ से तक यहाँ तक आना है। 2 प्रकार की स्थिति आ सकता है, एक केमिकल आपका प्रोपेगेशन है, एक आपके इलेक्ट्रिक प्रोपेगेशन है। केमिकल वाला थोड़ा धीरे आता है, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा जल्दी चला जाता है। सबसे लास्ट वाली यूनिट है आपके चैप्टर है एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन है, उसके फादर हैं। हार्मोन से संबंधित है ये। हार्मोन का काम क्या है, एक्साइटेड करना किसी चीज को। शब्द यहाँ पर देखो, हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ बताया था किसने, स्टर्लिंग ने बताया था। डेफिनेशन खोज की थी स्टर्लिंग ने। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन याद रखना सीक्रेटिन है। हार्मोन के लक्षण है, ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, सीक्रेटिंग ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन तक जाता है। अधिकांश हार्मोन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, संग्रह नहीं होता थायरोक्सिन को छोड़कर। नॉन एंटीजेनिक होते हैं हार्मोन, जाति विशिष्ट नहीं होते हैं। प्रोटीन नेचर के हार्मोन दे रखे हैं, ग्रोथ हार्मोन है, पीटीएच है, ऑक्सीटोसिन एडीएच है। स्टेरॉइड नेचर के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो ट्रोन रोन शब्द आएगा अक्सर ज़्यादातर।
डिराइव्ड प्रोटीन ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन है, आपके TSH, FSH, LH ये सब है। ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और मिक्स्ड ग्लैंड, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं ये। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन, हाइपोथैलेमस और ब्रेन में स्थित है, डायनसिफलोन की कैविटी में। थर्ड नीले फ्लोर के ऊपर है, ग्रे मैटर के कई पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमिक आपके न्यूक्लियस है ये पहला, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर से देखा जाए सबसे पहले हाइपोथैलेमस को देखा गया है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाली, अटैच भाग है यहाँ पर, कनेक्शन विच किसके द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। हाइपोथैलेमस के पास 2 प्रॉपर हार्मोन होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके आधार पर देखो GHRH अगर उसने निकाला, इसका मतलब वो कहता है कि गोनेडोट्रोपिन आपके जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करना है, और GHIH का मतलब ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है। ये वाले मैसेज दिए जाते हैं। तो RH और IH लगा होगा जिस हार्मोन के, वो हार्मोन किसके होंगे, आपके हाइपोथैलेमस के होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड में याद रखना एक्टोडर्म में इसका ओरिजिन है, और इसके द्वारा यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस यूनिट को बढ़िया देखना, कई बार इस यूनिट से, इस चैप्टर से 5-5, 6-6% भी आए हुए हैं, एक बार उसको बढ़िया से रीड मारना। देखो 7 हार्मोन दे रखे हैं, FSH, GH, LH, प्रोलेक्टिन, ACTH, MSH, TSH। ये सारे के सारे जो हार्मोन हैं, सातों के सातों हार्मोन हैं, वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भाग है, कौन सा, आपके एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके द्वारा रिलीज होते हैं 7 हार्मोन। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हैं, 7 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, और 2 हार्मोन जो हैं वो बनते तो कहाँ पर हैं, हाइपोथैलेमस में, लेकिन जो आपके पोस्ट पिट्यूटरी भाग है उसके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं, ADH और वेसोप्रेसिन। इसके अंदर MSH है, वो पार्स इंटरमीडिया स्ट्रक्चर के द्वारा रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके 3 भाग हैं, पार्स ट्यूबरलिसिस, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये सबसे बड़ा भाग है। 6 हार्मोन इसके द्वारा रिलीज होते हैं। ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, और 1 हार्मोन इसके द्वारा हार्मोन कौन सा, MSH, अभी नाम बता दिया था ये MSH। बाकी जो 6 बच गए ना, वो किसके द्वारा, ये आवले पार्स डिस्टलिस के द्वारा। इसके द्वारा हार्मोन का स्टोरेज होता है। बनाता कौन है, वो हाइपोथैलेमस। दूसरा भाग इसका मिड एनिमी, यहाँ पर कुछ नहीं पाया जाता, एमिनी, नेंस और इनफंडिबुलम ये जुड़ा रहता है इसके द्वारा हाइपोथैलेमस से। ऑक्सीटोसिन व ADH का सीक्रेशन करता है हाइपोथैलेमस, और इसका स्टोरेज करता है आपके पिट्यूटरी का भी पोस्ट पिट्यूटरी वाला भाग या न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एक एक हार्मोन का दे रखा है। ग्रोथ हार्मोन, बस सीधी सीधी बातें याद करनी है। काम क्या है इसका, ग्रोथ का ही है। कमी हो जाए बच्चे में डॉर्फिज्म, बड़े में कमी हो जाए साइमन रोग, ज़्यादा हो जाए बच्चे में जाइगेटिज्म, बड़े में हो जाए एक्रोमीगेली, कुब्बड़ वगैरह आ जाती है। FSH व LH गोनडोट्रोपिन हार्मोन है, स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित है FSH, और LH फीमेल में आपके क्या करता है, ऊजेनेसिस क्रिया को प्रेरित करते हैं, और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। LH हार्मोन आ गया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मेल के अंदर देखो लीडिंग सेल्स हैं, उससे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए बोलेंगे, और फीमेल में ओव्यूलेशन के समय प्रेरित करते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को। LH सर्ज जिसको बोलते हैं, मतलब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो LH हार्मोन के निर्देशन में होती है, इसकी मात्रा होने पर ही होती है। इसी प्रकार मेल के अंदर लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, और वो लीडिंग सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। प्रोलेक्टिन हार्मोन है, लेक्टोजेनिक हार्मोन है, उसको क्रॉप मिल्क को प्रेरित करता है। मात्र के अंदर मातृत्व प्रेरक हार्मोन इसको बोला जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के प्रोजेस्टेरोन के स्राव को भी प्रेरित करता है। MSH हार्मोन मेलानिन रिलीज करता है, और TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ये जाएगा थायराइड ग्लैंड में, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी। ACTH हार्मोन नाम से पता चल रहा है, एक्टिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये एड्रिनल ग्लैंड को जाकर क्या करेगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करेगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा, एक्टोडर्मल ओरिजिनल है। 2 हार्मोन है यहाँ पर, पार्स नर्वोसा के द्वारा, ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन भी बोलते हैं, और वेसोप्रेसिन जिसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन में आर आ रहा है तो यहाँ पर पिट्रे में आर आ रहा है, ऑक्सीटोसिन में कोई आर नहीं आ रहा तो यहाँ पर पिट्टो में कोई आर नहीं आ रहा। कमी से मूत्रलता यहाँ पर बढ़ जाती है, और डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन हो जाती है। ये वाली बात हो गई। ये हाइपोथैलेमस की कंडीशन दे रखी है यहाँ पर। थायराइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, गले के अंदर है, ये लिरिंग्स के पास में होती है, H आकार की होती है, 2 पालियों में व्यवस्थित होती है, और इस्तमस नामक पट्टी से दोनों पालियां जुड़ी रहती हैं। ये देखो यहाँ पर दे रखा है T3, T4 और कैल्सिटोनिन, 3 इसके जो है पार्ट हैं। आयोडो थायरोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, TIT प्लस आयोडीन मिलकर टेट्रा आयोडो बनाएंगे,
T3 10% और T4 70 से 90% है, लेकिन एक्टिव ज़्यादा कौन सा है? T3 है और T4 कम एक्टिव है। T3 प्लस T4 मिलकर क्या बनाएंगे? थायराइड हार्मोन का निर्माण करते हैं। कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन कौन करता है? सी सेल। सी सेल किसकी? यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की। क्या करेगा? ये यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा। ये कौन? कैल्सिटोनिन बनाएगा। और पैराथायराइड ग्लैंड के विपरीत कार्य करता है ये, ठीक है। फ्रो के लार्वा को थायरोक्सिन एडल्ट में चेंज करता है, ये वाली बात आ गई। इसी प्रकार से इसकी कमी से बच्चों में क्रिएटिनिज्म हो जाता है और एडल्ट के अंदर मिक्सिडेमा डिजीज होती है, गोइटर डिजीज यहाँ पर हो जाती है। ज़्यादा मात्रा हो गई तो एक्सोथेल्मिक नेत्र बाहर आ जाते हैं, ग्रेविस रोग हो जाता है और प्लम्बर रोग हो जाता है, जगह जगह पर गांठें बन जाना। कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड, सीधा सीधा देखो, हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज होगा? TSH किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगी? TSH निकालेगी। TSH किसके पास जाएगा? थायराइड के पास में। और थायराइड क्या करेगी? थायरोक्सिन। इसकी मात्रा बढ़ गई तो क्या करेगा? सीधा हाइपोथैलेमस को बोलेगा ये इसको कम कर देगा, इसको कम कर देगा, इसको कम कर देगा और अपने आप ही कम हो जाएगा। ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक चलता है। पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जिसको बोलते हैं, पैराथार्मोन भी बोलते हैं इसको, कोलिप हार्मोन भी बोला जाता है इसको। ये काम क्या करता है? उसके विपरीत करता है, मतलब कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगा, कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। जबकि वो क्या करता था? इससे पहले वाला कैल्सिटोनिन कैल्शियम को रिलीज करने की कोशिश करता था। इसकी कमी से क्या हो जाएगी? हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी रोग हो जाएगा। और इसका ज़्यादा मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, किडनी स्टोन की मात्रा बढ़ जाती है। पीनियल ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? मेलाटोनिन। एक तो याद रखना, देखो इसमें क्या याद रखना है आपको, एक तो कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, किस हार्मोन की अधिक मात्रा से क्या रोग हो जाता है और किस हार्मोन की कमी से क्या रोग हो जाता है। तो किसी हार्मोन की कमी से क्या रोग, किसी हार्मोन की अधिकता से क्या रोग, प्लस कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ये वाली बातें आपको फटाफट देख लेनी है। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो थाइमस ग्लैंड है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, क्या स्ट्रक्चर सीक्रेट करेगी? क्या हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। इसको टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। कुछ सालों बाद में ये जो ग्लैंड है वो नष्ट हो जाती है, लंबे समय तक नहीं रहती है। पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने इसको पूरा पढ़ा था। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के नेचर हैं। एंडोक्राइन के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस पाया जाता है, अल्फा बीटा और गामा या डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड संख्या 2 है यहाँ पर, ओरिजिनल है, एक्टो मेसोडर्मल दोनों प्रकार के हैं, 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। वही किडनी के अंदर भी देखा था आपने। यहाँ पर देखो कोर्टेक्स भाग के 3 पार्ट हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। याद करना इसको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देखो। जोना ग्लोमेरुलोसा है वो किसको सीक्रेट करेगी? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरोन। आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड किसको सीक्रेट करेगी? कोर्टिसोल और कोर्टिसोन को। और गोंडोकोर्टिकोट्रोपिड किसको सीक्रेट करेगा? आपके जोना रेटिकुलेटा भाग है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन थोड़ी मात्रा में, ठीक है। मेडुला से 2 हार्मोन है, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? पहले आ गया था, एडिशन डिजीज है, कॉन्स डिजीज है, कुसिंग डिजीज है। ये वाली मात्रा अगर ये कम सीक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन तो ये वाले सारे रोग हो सकते हैं। कोर्टिकोसोल है, रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। सेक्स हार्मोन है, मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन की तरह काम करते हैं ये। हर्सुटिज में डिजीज आती है जिसमें मेल के अंदर फीमेल के करेक्टर और फीमेल में मेल के करेक्टर थोड़े से विकसित होने लगते हैं। गायनेकोनेस्टिया रोग इसको कहा जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन, नोर एड्रेनालिन हार्मोन जिसको बोलते हैं, लार ग्लैंड के सीक्रेशन से संबंधित है ये। क्या मात्रा है इसकी? साल्ट काउंटर हार्मोन, एल्डोस्टेरोन बोला जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं एल्डोस्टेरोन को और कोर्टिकोसोल को। वही फीडबैक मैकेनिज्म वही है। हाइपोथैलेमस के द्वारा सीआरएच आएगा, सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में एड्रेनालिन ग्लैंड के पास जाकर ये हार्मोन को रिलीज करवाएगा। टेस्टिस और ओवरी पता ही है आपको। अदर एंडोक्राइन ऑर्गन जो हो सकते हैं, किडनी है, प्लेसेंटा है, एलिमेंट्री कैनाल है। आपके उत्तकों के द्वारा हार्मोन जो है वो है न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह है, प्रोस्टेग्लैंडिस वगैरह है, स्किन ऑयल है, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन एक्शन लिपिड सोल्यूबल और लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं। लिपिड सोल्यूबल मतलब आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे मिलकर, उसके साथ जुड़कर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की, तो उसके साथ जुड़कर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, वो जी प्रोटीन की सहायता लेते हैं क्योंकि वो लिपिड में घुल नहीं सकते, इसलिए अंदर जा नहीं सकते। इस प्रकार से ये कंडीशन होती है। तो इस थोड़ा सा देखो फटाफट कराने की कोशिश करी है। फटाफट का मतलब कि ज़्यादा एक चीज़ पढ़ाएंगे तो फिर तो वो रिविजन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए आपको कम समय में चीज़ें करवाने की कोशिश करी है। धन्यवाद।